नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। आप सभी राष्ट्रवादी भाइयों का धर्मेंद्र मन्नू का राम राम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोल बॉन्ड पॉलिसी पर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पॉलिसी जो 18 में लागू हुई थी उसे रद्द कर दिया तत्काल प्रभाव से। अब बिल्कुल पहले की तरह चुनावी राजनीतिक पार्टियों को कैश और बैग में भर भर के कहीं से भी कैश के चंदे के रूप में आएंगे, जॉर्ज सोरोज के पास से भी और किसी के भी पास से। जितने जो नोट पकड़े जा रहे हैं वो अब बैग में पकड़े जाने से पहले बैग में भरकर विभिन्न पार्टियों के तिजोरियों में आ जाएंगे और चुनावी पार्टियाँ, ये राजनीतिक पार्टियाँ खुलेआम इन काले धनों को अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगी और इसके लिए खुली छूट दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब कोई पूछने वाला नहीं है कि ये पैसे चुनावी राजनीतिक पार्टियों के पास कहाँ से आ रहे हैं और ये कैश में कोई भी, चाहे वो अपने ये पकड़े गए थे झारखंड से वो हों, अब अपने बोरियों में भर के पैसे ले जाकर कैश और आराम से राजनीतिक पार्टियों को चंदे में दे सकते हैं। अब कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल आराम से चुनाव लड़ सकेंगे, किसी की कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सबके लिए एक अच्छा फैसला दिया है। अब जॉर्ज सोरोस भी खुश होगा कि वो अपने करोड़ों डॉलर जो तरीके नहीं पता हो चल रहे थे कि किधर से वो मोदी को हटाने के लिए खर्च करे, अब वो धड़ल्ले से विभिन्न राजनीतिक दलों को जहाँ जो मजबूत है उसके फंड में कैश लाकर डालेगा, किसी थ्रू कैश भिजवा कर डालेगा। अभी भी हैं सरकार में तो मोदी ही है, आसानी से आ नहीं पाएगा, लेकिन कोशिश कैश आ सकती है। यहाँ के विभिन्न जो कैश रखने वाले, जो काले धन रखने वाले जो उद्योगपति हैं, उनसे संपर्क करके उनसे तो वो डलवा सकता है और मोदी को हटाने की जितोड़ कोशिश कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हटाया क्यों और ये है क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड पॉलिसी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। अब समझ लीजिए यही कि पहले 2018 से पहले, जनवरी 2018 से पहले कैश में कोई भी उद्योगपति या कोई भी स्मगलर, कोई भी लुटेरा, कोई भी ये अपना बिजनेसमैन और दलाल, जो भी कहें, जो भी गलत ढंग से पैसा कमाने वाला अपने फ़ायदे के लिए राजनीतिक पार्टियों को बैग में भर कर लाता था पैसा और कैश, काले धन चुपचाप ले जाकर उसके पार्टी कार्यालय में उसे उसके फंड में जमा करता था और कोई उससे पूछने वाला नहीं था। कहीं भी उसका कोई नाम नहीं होता था, कहीं भी उसकी कोई जानकारी नहीं होती थी और ये चलता आ रहा था। लेकिन भाजपा ने 2009 में ये निर्णय लिया था कि वो सिर्फ चेक द्वारा ही चंदा लेगी और उसने लिया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाकी पार्टियां अपने उसी रास्ते पर, बेईमानी के रास्ते पर कैश और दलाली के पैसे और ब्लैक मनी के पैसे यूज करते हुए कैश से लेती रहीं और थक हार कर बीजेपी को वो रास्ता छोड़ना पड़ा। लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद 2017 में इस इलेक्ट्रोल
बॉन्ड पॉलिसी को लाया गया और 2018 से इसे लागू किया गया, जिसमें सारे चुनावी राजनीतिक पार्टियों को चंदा बैंक के थ्रू ही दिया जा सकता है। बैंक आपका नाम गोपनीय रखेगा, लेकिन आपको बैंक के थ्रू ही एक बॉन्ड बनाकर, जैसे हम कोई पैसा देने के लिए ये बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं, वैसे ही ड्राफ्ट बनाना इलेक्ट्रल बॉन्ड वही था। साल में 4 बार, और सिर्फ स्टेट बैंक ड्राफ्ट तो किसी बैंक से बनाया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ स्टेट बैंक के जिम्मे था और स्टेट बैंक इसे बनाती थी। साल में 4 बार 10-10 दिन के लिए रिलीज करती थी, और जिसको चंदा देना होता था वो वहाँ पे पैसे जमा करके बैंक में, और उसके बदले बॉन्ड उतना के खरीद कर और चुनावी पार्टियों के कार्यालय में चुनावी पार्टियों को दान देती थी, और चुनावी पार्टियाँ उसे चेक की तरह बैंक से अपने अकाउंट में कैश करवाती थी, ट्रांसफ़र करवाती थी। ये पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता था, किसी को पता नहीं था, लेकिन इसका सारा लेखा जोखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता था, और किसने कितना धन किस किस पार्टी को दिया। और ज़रूरत पड़ने पर यह भी सुविधा थी उस नियम में कि चुनाव आयोग इन सब का डिटेल कभी भी ले सकता है ज़रूरत पड़ने पर स्टेट बैंक से। और विपक्षियों का ये आरोप था कि चूंकि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकार की है, तो सरकार को भी इसकी जानकारी हो सकती है कि किसने किसने किस पार्टी को कितना दिया है। लेकिन सरकार को जानकारी हो सकती है, सरकार जानकारी लेना चाहे तो हो सकती है। तो मैं कह रहा हूं कि सरकार अगर जान भी ले तो क्या कर सकती है? सबको चुनावी फायदा मिल रहा है, पहले अब कौन सा किसको पता चलेगा? कम से कम ये तो पता चल रहा था कि कौन कितना दे रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, और एक दबाव होता था कि आपको बैंक के थ्रू लीगल रूप से गुजरना पड़ता था। ये एक पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लान नहीं था, प्रक्रिया नहीं थी चंदे की लीगल, लेकिन पिछली प्रक्रिया से, चंदे की पिछली जो प्रक्रिया थी उससे 10 गुना बेहतर प्रक्रिया थी। इससे 10 गुना बेहतर प्रक्रिया लाई जा सकती थी, प्लान लाए जा सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल में कोई नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इसे रद्द कर पिछले प्लान में धकेल दिया जाना सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करता है। जी हाँ, और यहाँ पे जॉर्ज सोरोस हावी होते हुए दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं, लेकिन ये तराजू में तौल कर फैसले देना, 2 फैसले अगर इस तरफ जाते हैं सही में, तो तीसरा फैसला तराजू के पलड़े में रुई और लोहे के वजन को बराबर बराबर करना साइज के हिसाब से कहीं ना कहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भगवान नहीं बैठता, वहाँ पे भी इंसान ही बैठते हैं। तो खैर जो भी हो, चाहे जॉर्ज सोरोस कितना भी ताकत लगा लें, अब खुल के पैसे ब्लैक मनी कांग्रेस और ये बाकी विपक्षी पार्टियां खर्च कर लें, लेकिन मैं आज एक बार फिर कहूँगा कि आएगा तो मोदी ही। मोदी को जॉर्ज सोरोस आने से नहीं रोक सकता तीसरी बार, क्योंकि जनता चाहती है कि आएगा मोदी, सच ही आएगा, और सच मोदी है, और मोदी ही आएगा। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पॉलिसी के रद्द होने से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसानों का बिल जो मोदी लेकर आए थे, किसानों के बिल को रद्द कर दिया गया किसानों के दबाव में, और किसानों ने आंदोलन किया था,
पता नहीं किस लिए, किसानों को खुद नहीं मालूम था कौन वो किसान थे भी या नहीं, और आज भी जो आंदोलन कर रहे हैं किसान हैं भी या नहीं। आप समझ लीजिए बिल्कुल वैसा ही इस बार सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं चलता हूँ। सभी राष्ट्रवादी भाइयों को राम राम। कृपया मेरा वीडियो देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राम राम।